Welcome back, friends. Warm welcome to all of you. I welcome to all of you, and let us continue our chapter insurance. In the last lecture, I have explained various theoretical aspects about insurance topic, and very importantly, हमने लास्ट में ये कंक्लूड किया हुआ है कि क्लेम जो है उसका जो फॉर्मूला है, जो क्लेम फाइंड करना है हमें, तो क्या फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा? तो कि पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। नाउ स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट तो करेंगे ही, बट बिफोर दैट few more things I wanted to tell you, and in which very important part before I start practical questions. So very importantly, we need to understand that insurance policy is taken for property that means there will be a particular value of that particular property will be available to you. एक बात ध्यान रखना, कोई भी प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका कुछ प्रॉपर्टी का वैल्यू होना है, और पॉलिसी वैल्यू जो है इज ऑलवेज फॉर दैट प्रॉपर्टी। अब जो भी प्रॉपर्टी का पॉलिसी ले रहे हो उसकी हम वैल्यू फिक्स करते हैं। कभी कभी प्रॉपर्टी की हम जो पॉलिसी लेते हैं, दैट पॉलिसी, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि समझो 5 लाख का प्रॉपर्टी है, तो जरूरी नहीं है कि 5 लाख का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हम पूरे का पूरे 5 लाख का ही हम करवाएं। इट मे बी द पॉलिसी वैल्यू लेस देन दैट 5 lakh, more than 5 lakh, or equals to 5 lakhs। मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की मैं पॉलिसी ले सकता हूं, प्रॉपर्टी वैल्यू से मैं कम वैल्यू की पॉलिसी ले सकता हूं, या इक्वल वैल्यू की आप पॉलिसी ले सकते हैं। ये पॉलिसी वैल्यू हमें जरूरी होती है कि भाई जो आदमी पॉलिसी लेना चाहता है, दे मस्ट फर्स्ट ट्राई टू डिसाइड कि भाई कितने वैल्यू का उसको पॉलिसी लेना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग आफ्टर दैट, कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो उसके टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से, उसके स्कीम के हिसाब से यू हैव टू पे प्रीमियम। So the premium is always to be paid for policy। तो क्या आपने पॉलिसी ली है तो प्रीमियम भरना पड़ेगा। पॉलिसी कितने के लिए है उसके आधार पे प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। पॉलिसी के प्रीमियम का और भी कुछ बात जो होता है, मैंने बताया कि स्कीम वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का स्कीम है, किस तरह का आपको उस पर प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये प्रीमियम वगैरह का विद टर्म्स एंड कंडीशन आपको क्वेश्चन वगैरह में प्रोवाइड किया रहेगा कि भाई प्रीमियम कितना परसेंटेज हमको भरना है। सो प्रीमियम इज ऑलवेज टू बी पेड ऑन पॉलिसी।
therefore premium is calculated on policy value. प्रीमियम, कौन सा प्रीमियम? इंश्योरेंस प्रीमियम is calculated on policy value. And very importantly, commission of agent, कौन सा एजेंट? इंश्योरेंस एजेंट। जो एजेंट के थ्रू हमने पॉलिसी खरीदी है, दैट एजेंट विल ऑल्सो गेट समथिंग, उसका भी कुछ उसको इनकम होना है। एजेंट विल ऑल्सो अर्न। सो एजेंट जो है जिसके थ्रू हमने पॉलिसी ली है, दैट एजेंट विल ऑल्सो टू बी गिवन कमीशन ऑन प्रीमियम। और जो भी इंश्योरेंस का पॉलिसी हमने लिया है, उसका जो भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो प्रीमियम पे एजेंट को कमीशन मिलेगा। आर गेटिंग? तो बहुत सारे कनेक्टेड हमें कैलकुलेशंस के लिए जरूरी है, ये सब हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद आएगा पॉलिसी वैल्यू। ध्यान में रखना, स्टेज बाय स्टेज है। देखो, मेरी प्रॉपर्टी है तो ही मैं पॉलिसी लूंगा ना भाई। इंश्योरेंस कराने का कभी मेरे को पॉसिबल होगा जब भी मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो मैं पॉलिसी लूंगा ना भाई। सो पॉलिसी व्हेन एनीवन इज टेकिंग, दैट इज फॉर हिज प्रॉपर्टी ही इज टेकिंग। सो प्रॉपर्टी वैल्यू एक बात, उसके ऊपर पॉलिसी आपने कितने की ली है वो पॉलिसी वैल्यू दूसरी बात, उस पॉलिसी पे आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो वो तीसरी बात, क्योंकि जब आप पॉलिसी डिसाइड करते हो तो आपको प्रीमियम भरना है, और वो प्रीमियम के ऊपर कमीशन ऑफ एजेंट, ये डिपेंड करेगा कि एजेंट को हम कितने रेट से कमीशन, मतलब वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एजेंट्स अपॉइंट करके वो एजेंट के थ्रू हमें पॉलिसी बेच रही है, तो एजेंट को उसका कमीशन बनना चाहिए। कमीशन ऑफ एजेंट ऑन प्रीमियम, ये ध्यान रखना, इस पे रहता है ऑन प्रीमियम। ये फाइनल चौथी बात हो गई। और लास्ट उसके बाद पांचवी बात हो जाएगी जो क्लेम की मैंने बात करी है। इन केस व्हेन द लॉस इज टेकिंग प्लेस, जब भी हमारे प्रॉपर्टी का कुछ लॉस हो जाता है तो उस पे हमें इंश्योरेंस कंपनी जो कंपनसेशन पास करेगी, क्लेम जो हम बोलते हैं, दैट क्लेम का हमने फॉर्मूला आगे लिखा है। सो फाइनल थिंग, क्लेम के बारे में हमें डिस्कशन करना रहेगा। अब ये सब चीज मैंने जो जनरली पूरा आपके सामने मैंने रख दिया है, ये अभी क्वेश्चन में इसमें से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या दिया है, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। बस ये क्वेश्चन का स्टाइल अलग अलग ढंग से उन लोगों को पूछने का, आपको मालूम है वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से उन लोग पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं, कभी कभी हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्टार्टिंग के हम लोग देखेंगे। सो दीज ऑल कंसेप्ट जो ये मैंने समरी लिख के सामने रखा है, वो क्वेश्चन में कहाँ ना कहाँ कवर होते रहेगा। फिर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस स्टाइल से फ्रेम किया हुआ है, क्वेश्चन में क्या डिटेल अवेलेबल किया हुआ है, आपको क्या ढूंढना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट one should read the question properly। ये मैं ऑलवेज बोलते रहा हूँ, और ये जरूरी बात है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आप चैप्टर के क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन तो आप बराबर पढ़ के लेना जरूरी है। क्वेश्चन पढ़े बिना अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली जनरेट नहीं होती है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच वर्ड प्रॉब्लम के नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन जो है वो बराबर पढ़ना है, सब डिटेल हमको लिख लेना है चाहिए, तो गिवन वगैरह हम लिखते हैं, या तो आपको क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लेने का, बट वो गिवन जो भी दिया हुआ है उसके आधार पे हमको समझना है। हम वो लिख रहे हैं वो ऐसा, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में से वो सेम चीज क्यों लिखना है, नहीं लिखो ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन आप कर सकते हो तो डायरेक्ट स्टार्ट करो ना।
बट वो गिवन लिखने से थोड़ा अपने को हिंट मिल सकता है, तो ये सब हम आइडिया करते रहते हैं कि भाई लिखते रहने का। सो वही क्लेम का फॉर्मूला यूज करके हम आगे आपका क्लेम का वैल्यू ढूंढ लेंगे, दैट इज योर पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। इसका मतलब होता है कि जितना आपका लॉस हुआ है उसके हिसाब से आपको पॉलिसी के ऊपर कंपनसेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? देखो पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, तो जितना पॉलिसी वैल्यू न्यूमरेटर में ना पॉलिसी वैल्यू, वो प्रॉपर्टी वैल्यू किधर है? डिनोमिनेटर में। तो टोटल पॉलिसी, टोटल प्रॉपर्टी मेरी कितनी है, उसमें से पॉलिसी कितने की ली है मैंने, तो उस पॉलिसी वैल्यू के आधार पे लॉस का आपको कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए, वो बन जाता है क्लेम का फॉर्मूला। ये बन जाता है क्लेम का फॉर्मूला। तो ये तो एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना है भाई, ये कोई फॉर्मूला बनाने के पीछे का कोई दूसरा लॉजिक नहीं हुआ है। प्रपोर्शनेटली मैंने पॉलिसी जितने का लिया है उसके प्रपोर्शन में मुझे जो है लॉस का कंपनसेशन मिलेगा, उसके प्रपोर्शन में मुझे लॉस का कंपनसेशन मिलेगा। तो ये कैसे वर्क करता है आपको चाहिए तो मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूं, ये उस समय मैंने नहीं किया है मगर लास्ट लेक्चर में, पर ये फॉर्मूला किस तरह से फॉर्मुलेट हुई है, ये फॉर्मूला का जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो क्या प्रॉपर्टी वैल्यू जो है उस पे मैंने पॉलिसी इतने की ली है, तो जो लॉस होता है तो मुझे वो पॉलिसी पे कितना कंपनसेशन मतलब कि क्लेम मिलेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस, ये देखो पॉलिसी वैल्यू न्यूमरेटर में उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है? लॉस आया, अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। इसका मतलब है किसका फॉर्मूला बना? क्लेम, जो क्वेश्चन मार्क है। ये एक हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाया हुआ है कि इतनी प्रॉपर्टी वैल्यू पे इतना हमने पॉलिसी खरीदा हुआ है, पॉलिसी वैल्यू इतने का हमने लिया हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इतने का जो लॉस होगा, जितने का भी लॉस होगा, जरूरी नहीं है ना कि प्रॉपर्टी 5 लाख की है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरी लॉस में चली गई। अरे भाई आग लगती है तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, 5 लाख का मेरे गोडाउन में माल है, क्या 5 लाख के 5 लाख का माल जल जाएगा क्या आग लगेगा तो? जरूरी नहीं है। आग लगा, हमने कुछ माल को बचा लिया, फायर ब्रिगेड आया, फटाफट उसने आग पे कंट्रोल कर लिया, तो बहुत सारा माल हमने क्या कर लिया? बचा लिया। हाँ, लेकिन तब तक कुछ माल जल गया, कंप्लीटली जल गया। तो हो सकता है कि भाई 1 लाख का माल पूरा का पूरा जल गया हो, होता है ये सब। जैसे अभी मैंने बोला कि 5 लाख का टोटल गुड्स है, उसमें से 1 लाख का टोटल लॉस हो गया। टोटल लॉस समझते हैं? 100% लॉस, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा हमको। और बाकी का जो 4 लाख है, 4 लाख का गुड्स है, उसमें से हमने 3 लाख का गुड्स सेव कर लिया, मतलब बचा लिया। मतलब 3 लाख का माल तो ऐसे ही बच गया, मगर 1 लाख का जो गुड्स था, 1 लाख का जो गुड्स था उसका लॉस जो है वो 50% हुआ है। ये क्या समझता है? बाकी के 1 लाख के गुड्स का 50% लॉस हुआ है, मतलब उसकी वैल्यू 50% डाउन हो गई। मतलब 50% लॉस है तो वैल्यू कितना बचना है? तो क्या? 50,000। मतलब बचेगा कितना? 50,000। तो लॉस कितने का हुआ? 50,000। मतलब आप समझ रहे हैं, पार्टली लॉस्ट। ये टोटल लॉस था 1 लाख के गुड्स का, तो टोटल लॉस था। और बाकी के 4 लाख के गुड्स में से 3 लाख का गुड्स तो हमने बचा लिया। मतलब इसको तो भूल ही जाओ आप, इसको तो लॉस में गिनने की जरूरत
नहीं है। मगर जो 1 लाख का गुड्स था वो भी पूरा का पूरा नहीं जला है, नहीं तो मैं टोटल लॉस में लिखता था ना स्टूडेंट्स। टोटल लॉस तो 1 लाख का हो गया, लेकिन जो 1 लाख का गुड्स था वो खाली 50% ही जला। तो 50% जला मतलब 50% बच गया। तो 50% जला मतलब लॉस 50%, मतलब 50,000। कभी कभी ऐसा हम लोग परसेंटेज में बातें करते हैं कि भाई बैलेंस गुड्स जो है, ये जो बैलेंस है वो बैलेंस गुड्स का जो लॉस है वो 75% है, तो 75% लॉस गिनना चाहिए। तो वो क्वेश्चन में पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट्स। टोटल गुड्स 5 लाख, कंप्लीटली जल के खाक हो गया कितना, 1 लाख का गुड्स, तो क्या लॉस 1 लाख। अच्छा, अरे बाकी के गुड्स की बात करो, तो बाकी का जो बैलेंस जो 4 लाख था उसमें से 3 लाख तो हमने बचा लिया, 3 लाख तो हमने बचा लिया। तो 3 लाख को तो बाजू पे रख दो, वो तो बहुत अच्छा है, अभी उसमें कुछ डैमेज नहीं हुआ, कुछ उसका नुकसान नहीं हुआ। तो 4 लाख में से 3 लाख को बाजू में कर दिया। 1 लाख का जो बाकी का और बैलेंस बचा हुआ है, उस गुड्स को हमने इंस्पेक्ट किया तो मालूम ये पड़ा कि भाई वो गुड्स खाली 50% जला हुआ है, उसका लॉस सिर्फ 50% है। तो भाई साहब हमने लॉस उसका 50% ले लिया। 1 लाख का 50% कितना होता है भाई, 50,000। मतलब मेरे को कोई पूछेगा फाइनली टोटल लॉस कितना हो गया, तो कि टोटल लॉस इज इक्वल टू ये 1 लाख प्लस ये 50,000, मतलब 1,50,000। बैठता है क्या? ये एक मैंने आपके सामने एक ऐसा इंसिडेंस डिस्कस किया कि ऐसा लॉस ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और जब तक ये फाइनल फिगर लॉस का नहीं आएगा तब तक तुम्हारा ये क्लेम तुम नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्या है भाई फॉर्मूला, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। लॉस का फिगर चाहिए। पॉलिसी तो तेरे को पहले से मालूम है, तूने कितने की पॉलिसी स्टार्टिंग से ही मालूम है, जब से हमने पॉलिसी लेके बैठे हैं तब से हमको मालूम है हमने पॉलिसी इतने की ली है, उसके लिए तो कोई फिक्र की बात नहीं। प्रॉपर्टी भी मेरे को मालूम है, मेरी प्रॉपर्टी कितने की मैंने, मेरी है वैल्यू कितनी है वो भी मेरे को मालूम है। लेकिन जब ये लॉस है ना, लॉस की बात जो है ना उसका हमें मालूम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि लॉस तभी होएगा जब भी आग वगैरह लगेगी, कुछ ऐसा इंसिडेंस होगा ना, नेचुरल कैलामिटी होगी, कुछ भी जो भी रीजन से उसका लॉस होना है वो होगा, तब जाके पता चलेगा लॉस किस हिसाब से हुआ है। तो ये मैंने लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए इस तरह से मैंने आपके सामने बाइफर्केशन रखा है कि समझो मेरे पास टोटल गुड्स 5 लाख का है, तो इस तरह से लॉस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मगर इस सिचुएशन को क्वेश्चन में दिया होगा तब जाके आप वो पर्टिकुलर लॉस को फाइंड आउट कर सकेंगे। और एक बार लॉस मिल गया, आप इसको इसमें सब्सटीट्यूट करोगे और क्लेम फाइंड आउट कर दोगे। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज पार्ट स्टूडेंट्स। एक बात ध्यान रखना, ये सीक्वेंस को वापस दोहरा दो। प्रॉपर्टी वैल्यू है तो उसके से पॉलिसी वैल्यू होती है, पॉलिसी वैल्यू डिपेंड होती है मैंने पॉलिसी कितने की ली है। और एक बात ध्यान रखना, मैंने प्रॉपर्टी का वही मैंने बात करना था कि मेरी प्रॉपर्टी जितने की भी है, मैंने बताया यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी 5 लाख की है, तो जरूरी नहीं है मैं पॉलिसी 5 लाख की ही लूंगा। पॉलिसी कुड बी less than 5 lakhs, more than 5 lakhs, or equals to 5 lakhs. Keep in mind. So very importantly, policy value differ करती है property value से, जरूर नहीं है same होना। So once I get policy value, I would find out its premium as per the rate of premium given to you. अच्छा, प्रीमियम का एक रेट होता है भाई साहब, क्या होता है? रेट। और वो रेट कभी कभी परसेंटेज में भी होता है और कभी कभी पर थाउजेंड भी होता है। ये समझते हैं परसेंट और पर थाउजेंड के मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ? व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट? तो 100 पे होता है सर, उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे हमको प्रीमियम भरना पड़ रहा है, समझ लीजिए कि भाई हमको बोल दिया 5%, 10%, 15%, ये टका बोला ना तो वो परसेंटेज आ जाता है। एंड व्हेन एनीवन सेज इन थाउजेंड इफ यू हैव टू पे दैट प्रीमियम, तो कैसे उन लोग बताएंगे? तो क्या, 0.5 पर थाउजेंड। परसेंटेज का तो साइन होता है ना परसेंटेज, मगर पर थाउजेंड का साइन नहीं होता है, लेकिन हम लोग पर थाउजेंड लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, अपॉन में 100 करते हैं ना। तो पर थाउजेंड करना हो तो अपॉन में 1000 करने का।
ये उन लोग देते रहते हैं अलग अलग ढंग से, परसेंटेज भी दे सकते हैं, पर थाउजेंड भी बोल के दे सकते हैं। समझ में आया कि ये तो उन लोगों को इंफॉर्मेशन देने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये हो गया रेट ऑफ प्रीमियम। तो वॉट एवर द रेट ऑफ प्रीमियम विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन दैट पॉलिसी। ये रेट ऑफ प्रीमियम किस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो पॉलिसी वैल्यू पे। जितनी तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू, उसके हिसाब से उस रेट से तुम्हारे को प्रीमियम भरना पड़ेगा। पॉलिसी वैल्यू जितने की है उसके ऊपर आप रेट निकाल लो, वो आपका प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। और कमीशन एजेंट का जो निकलेगा वो आपके प्रीमियम पे निकलेगा। तो जब तक प्रीमियम नहीं पता चलता है तब तक आपको एजेंट का कमीशन भी नहीं पता चलेगा, है ना। तो बहुत सीक्वेंस में होता है ये सब बात। और लॉस की बात कर दी तो क्लेम का कैलकुलेशन बाद में होगा। जब तक आप प्रॉपर लॉस का फिगर नहीं फाइंड आउट कर लेते हैं तब तक क्लेम बराबर से आप निकाल नहीं पाओगे। तो क्लेम ढूंढना है तो आपको लॉस का जानकारी होना चाहिए, एंड दैट डिटेल वुड बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ओके, सो students, let me begin with our exercise part, and that is exercise 2.1. We are going to proceed. Everyone please properly ready with all these things. आपने शायद बुक लेके बैठे ही होंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो लोग प्रॉपर नहीं होंगे उसको बोलना या सुनना पड़ेगा। तो ध्यान से ये सब चीज़ पहले से ही अपने को अरेंजमेंट रखने का, लेक्चर के लिए बैठे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंस होना चाहिए आपको। चलो लेट अस बिगिन। टेक्स्ट बुक आपके सामने आप रखना चाहिए, नोटबुक आपके पास प्रॉपर बना के लिया रहेगा आपने, वो आपको साथ में मुझे आपके आपके साथ मुझे सॉल्व भी करना है। यू विल ऑल्सो प्रॉपरली आपको नोट डाउन करते रहना है। चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज। फाइंड द प्रीमियम ऑन ए प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 lakhs। स्टूडेंट्स, कितने का प्रॉपर्टी है? 25 लाख। और हमको बोलते हैं फाइंड प्रीमियम। तो भाई साहब, प्रीमियम का रेट क्या बोलता है? बोलते हैं 3% एट 3%। तो कि ये है रेट ऑफ प्रीमियम। इफ, कंडीशन क्या है? इफ द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। फुल्ली इंश्योर्ड का मतलब है जितनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है मेरी 100% मैंने उसकी पॉलिसी ले ली है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को मैंने इंश्योरेंस निकाला है। और सेकंड केस में क्या बोला है? द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर ओनली 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब मैंने पूरी प्रॉपर्टी का पॉलिसी नहीं निकाला है, मैंने सिर्फ 80% की प्रॉपर्टी का पॉलिसी निकाला है। आर गेटिंग? तो दो केस है, दो केस को इंडिविजुअली हम सॉल्व करेंगे। वेरी फर्स्ट, चलिए फर्स्ट अपने को जो डिटेल दिया है आई विल बी राइटिंग दैट। फर्स्ट इज प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹25 lakhs। फर्स्ट इज प्रॉपर्टी वैल्यू ₹25 lakhs। Then next information is given as rate of premium. What is that rate of premium given? 3%। 3% आपको रेट दिया है। अब सुनिए, रेट का हिसाब प्रीमियम का जो दिया हुआ है वो किसके ऊपर लागू होता है? प्रीमियम ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू तो मेरे पास अभी तक है नहीं, लेकिन अपने को पहले केस में बोल दिया है कि प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। और प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड का मतलब है 25 लाख का प्रॉपर्टी है तो 25 लाख का मैंने पॉलिसी लिया होना है। अरे गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड का मतलब क्या है? जितनी की भी प्रॉपर्टी होनी है उतने का मैंने पॉलिसी लिया है। सो व्हाट डज इट मीन? देखो ये मेरी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, समझ लो जो भी है। ये प्रॉपर्टी का मैंने पूरा का पूरा 100% इंश्योरेंस निकाला है। मतलब कुछ भी प्रॉपर्टी का कुछ भी छोटा मोटा भी हिस्सा उसका रहा नहीं है, वो सब इंश्योर्ड है। मतलब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है, पूरी प्रॉपर्टी का मैंने इंश्योरेंस निकाला है ना। सो इट मीन्स प्रॉपर्टी इज 100% इंश्योर्ड, और यू में से फुल्ली इंश्योर्ड। प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। आर गेटिंग? सो हमारी पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एक नोट करके लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी ये अब अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। व्हेन प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, at that time
पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 25 lakhs। साथ में लिखते जाइएगा स्टूडेंट्स, जरा भी मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं, मगर क्लियर करने का है सब चीज, और छोटी छोटी चीजों को आप कंफर्म करेंगे तो प्रॉपरली आगे के भी कुछ क्वेश्चन जो है, जो कुछ कंडीशन वाले हैं, तो वो भी आप आसानी से समझेंगे। सो 100% इंश्योर्ड का मतलब है फुल्ली इंश्योर्ड, दैट मीन्स पॉलिसी वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, दैट इज गोइंग टू बी 25 lakhs। और अब हमको मालूम है प्रीमियम निकालना है, तो प्रीमियम का हिसाब किसके ऊपर जुड़ता है, तो के पॉलिसी वैल्यू के ऊपर। अभी इसका कोई फॉर्मूला बना के बैठता है तो ठीक है, नहीं तो इसका कोई फॉर्मूला बनाने का किसी को ऐसा इंटेंशन रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है। देखो प्रीमियम मतलब क्या है, तो जो पॉलिसी वैल्यू पे आप प्रीमियम भर रहे हो वो प्रीमियम है। अब आपका रेट ऑफ प्रीमियम क्या दिया है आपको, 3%, तो पॉलिसी वैल्यू पे 3% निकाल लो, है ना। तो ये कोई फॉर्मूला बोलने की बात नहीं है, ये अंडरस्टूड थी कि फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, क्योंकि प्रीमियम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम मेरे को कैसे ढूंढने मिलेगा, तो 25 lakhs तो पॉलिसी वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू इज 25 lakhs, और उस पर रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, तो रेट ऑफ प्रीमियम इज 3%, 3% के हिसाब से 3/100, कैंसिल करो 2 0, क्या बचता है 225,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आंसर आ जाएगा, ₹75,000, ₹75,000। आर गेटिंग स्टूडेंट्स, मतलब प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा हमको, 75,000। समझ में आया सबको। अच्छा मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा बात करता हूँ, ये समझ लीजिए 10% कमीशन होता एजेंट का, तो एजेंट को कमीशन जो है वो ये प्रीमियम 75,000 पे मिलता। आर गेटिंग, प्रीमियम के ऊपर एजेंट का कमीशन कैलकुलेट होता है। रेट ऑफ प्रीमियम मतलब कि जो प्रीमियम है वो पॉलिसी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ये वाक्य लिख के रखिए सब, या तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप प्रॉपरली समझ सकते हैं कि प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू, whereas agent's commission is always calculated on premium। are getting? अच्छा चलो सेकंड केस में आता हूं मैं। सेकंड केस क्या बोल रहे हैं, सेकंड केस में बोला है इफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ये प्रॉपर्टी जो है ना मेरा, मैंने पूरा प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं निकाला है, मैंने किसका इंश्योरेंस निकाला है, वो प्रॉपर्टी का खाली 80% का हिस्से का मैंने इंश्योरेंस निकाला है। सो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, मैंने पूरी पॉलिसी जो निकाली है वो पूरी प्रॉपर्टी की नहीं निकाली है, मैंने सिर्फ 80% प्रॉपर्टी की पॉलिसी निकाली है। तो इसका क्या मतलब समझने का, मुझे इसका क्या मतलब समझने का, तो कि सिर्फ आपने 80% प्रॉपर्टी की पॉलिसी ली है, तो मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, कितने की है, 25 लाख। 25 लाख 100% है, 25 लाख क्या है, 100% पूरी मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये प्रॉपर्टी का सिर्फ मैंने 80%, ये डायग्राम देख, तो देखो प्रॉपर्टी पूरी जो थी मैंने ब्रैकेट करके बताया, देखो सिर्फ इतनी 80% प्रॉपर्टी का ही मैंने इंश्योरेंस निकाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 80% कितना होता है प्रॉपर्टी का, which means only 80% of property is insured। and what does it mean, that means the policy value is 80% of the property value। मैंने आपको आपको बोला ना थियरी में कि 5 लाख का गुड्स था, 5 लाख का मेरी प्रॉपर्टी थी, उसका मैंने 5 लाख से कम का भी मैं इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ, 5 लाख से मैं ज्यादा का भी निकाल सकता हूँ, और 5 लाख का प्रॉपर्टी का 5 लाख का भी मैं इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ, इक्वल या तो मोर या तो लेस। तो यहां मैं 80% निकालता हूं 25 लैक्स का, तो कितना आ जाएगा 80%, कैंसिल करो भाई, 0 0 कट, तो क्या बचता है 8 इंटू 25,000, दैट इज ₹20 lakhs, ₹20 lakhs, मतलब मेरी पॉलिसी वैल्यू 20 लाख हो गई। अब जो भी पॉलिसी वैल्यू आई, प्रीमियम तो उस पर आपको भरना पड़ेगा, पॉलिसी आपने जितनी की भी ली बिंदास ले लो, उस पर आपको प्रीमियम तो भरना पड़ेगा।
प्रीमियम एट द रेट 3% फिक्स है भाई। प्रीमियम भरो पॉलिसी वैल्यू के ऊपर 3%, 20 lakhs मल्टीप्लाई बाय 3/100। चल भाई, 0 0 कट, क्या बचता है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ₹60,000। समझ में आया? तो प्रीमियम कम हो गया ना, सीधी बात है ना, प्रीमियम कम ही होएगा ना। 60,000 प्रीमियम भर रहा हूं मैं भाई, और वहां पे मैं 75,000 का प्रीमियम भर रहा था। व्हाट डज इट मीन? जो आपने पूरी बिल्डिंग या पूरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला था, तो प्रीमियम आपको ज्यादा ही भरना पड़ेगा। और जब आप 80% तक की ही बिल्डिंग का या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालते हो, तो सीधी बात है, जब पॉलिसी वैल्यू कम हो जाएगी, पॉलिसी वैल्यू कम हो जाएगी, तो आपका प्रीमियम भी कम आएगा। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा का पॉलिसी आप लेते हो, उतना आपको प्रीमियम भी ज्यादा भरना पड़ेगा। इजंट इट? हाँ, ये बराबर लिख लो। और जो डायग्राम मैंने खाली बनाया है, उसका भी कोई ज़्यादा इस तरह से इंपॉर्टेंट अभी नहीं रहेगा, जो माइंड में आपको ये बैठ जाता है। तो ये खाली इस तरह आपके सामने पेश किया है क्या, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपका प्रॉपर हो जाए। ये बाद में आपको ये सब मुद्दे ओरली समझ में आने चाहिए। प्रॉपर्टी पूरा इंश्योरेंस कराया है या 80% की ही प्रॉपर्टी का मैंने इंश्योरेंस कराया है? पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा, आपने इंश्योरेंस कितने का कराया है। मतलब कि ये इंश्योरेंस कितने का कराया, मतलब क्या? पॉलिसी वैल्यू। मैं अलग अलग हिसाब से बोलता हूँ, लेकिन मीनिंग कभी उसके सेम निकल जाते हैं। आपको कोई बोलेगा पॉलिसी वैल्यू मतलब, तो कितने का आपने इंश्योरेंस निकाला है, वो जितने का इंश्योरेंस हमने निकाला रहता है, वो होता है पॉलिसी वैल्यू। करेक्ट? So this is what the first question. Now moving to the क्वेश्चन नंबर सेकंड, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। I will first read properly and you will also pay attention in your textbook. In the question, a shop is valued at rupees 3,60,000। एक दुकान है, उसकी वैल्यू है 3,60,000। दिस इज प्रॉपर्टी वैल्यू, दिस इज प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। अच्छा, ये क्या आगे हमको एक्सटेंड करके बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी की वैल्यू मतलब कि शॉप की वैल्यू तो 3,60,000 है, मगर यहां से इन लोग ने ये फॉर करके स्टेटमेंट जो दिया, वो किस तरह से समझना है? फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टेटमेंट दिया है तो समझने का कि हमने 75% का ही इंश्योरेंस निकाला है। इट मीन्स शॉप भले 3,60,000 का हो, हमने उसकी जो पॉलिसी निकाली है, मतलब कि हमने उसका इंश्योरेंस करवाया है शॉप का, ओनली 75% के एक्सटेंट तक। मतलब 100% हमने इंश्योरेंस नहीं कराया है शॉप का, ओनली 75%। आगे के क्वेश्चन में था ना वो 80%, वैसे ही है ये 75% ऑफ इट्स वैल्यू। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, ठीक है ना, रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है। जो भी पॉलिसी आप खरीदोगे, ऑब्वियसली रेट ऑफ प्रीमियम आपको पता होना चाहिए, रेट, क्योंकि प्रीमियम आपको आपको भरना पड़ता है। तो ये हो गया रेट ऑफ प्रीमियम 0.9%। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर। चलिए, एक चीज हमको फाइंड करने के लिए मालूम पड़ रही है, प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा ऑफ द शॉप। ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन इफ द एजेंट गेट्स कमीशन एट 15% ऑफ द प्रीमियम। आ गया ना एजेंट का भी कमीशन की बात, तो कि एजेंट को तो कमीशन प्रीमियम पे मिलेगा, प्रीमियम कितना होगा वो हमको ढूंढना पड़ेगा। हमको रेट दिया हुआ है। अच्छा, प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होगा?
पॉलिसी वैल्यू पे, और पॉलिसी वैल्यू क्या होगी? 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, दैट इज द शॉप। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? मेरे को लगता है आप ओरली समझ सकते हो, जो आप प्रॉपर्ली ये कंसेप्ट को ध्यान में लिया है तो। और इसमें गिवन लिखने की भी मेरे को लगती नहीं जरूरत है। फिर भी आई वुड प्रीफर कि दो स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग सम ट्रबल, दे मस्ट राइट गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरलाइन भी करने का जो तरीका मैं रखा हूं सामने आपके, वो भी आपको करते रहना है। चलिए मैं लिख लेता हूं, वैल्यू ऑफ शॉप दैट इज 3,60,000। उसके बाद इंश्योर्ड एट, ये इंश्योर्ड एट का मतलब क्या होता है? इंश्योर्ड एट का मतलब होता है पॉलिसी वैल्यू। ये शब्द ध्यान रखना, घड़ी घड़ी कभी ना कभी आते रहेगा। इंश्योर्ड एट या पॉलिसी वैल्यू, सबका मीनिंग सेम है। तो दैट इज 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। ए 3,60,000 प्रॉपर्टी वैल्यू है, उसका 75% निकालेगा तो तेरे को पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, देखो पॉलिसी वैल्यू निकाल ले। तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3,60,000 के ऊपर 75% कितना होगा? 00 कट 3,600 मल्टीप्लाई बाई 75। 36 इंटू 75 करना। ये देख मैं तेरे सामने करता हूं, 75 इंटू 36। कितना आता है? 36 इंटू 75, 1,800। और 2 जीरो तो लगाने हैं ही ना, तो भाई कितना आना चाहिए फाइनली? चलिए 2,70,000, 2,70,000। You got 22, that is 2,700, एंड दैट 2,700 और 2 जीरो लगाना है तो क्या हो जाएगा फाइनली? इट विल बी 2,70,000 रुपीज। लिखने का भूलना नहीं भाई। ये कमर्शियल अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर हम करते हैं ना, स्टूडेंट कमीशन ब्रोकरेज हो या आगे हमने उसके टॉपिक्स के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन देखे हो, है ना, उसमें रुपीस वगैरह लिखना है। और आगे भी कुछ टॉपिक्स आएंगे, रुपीस लिखते जाना है ऑब्वियसली व्हेन यू आर राइटिंग इन अमाउंट। चलो तो ये मेरे को मिल गया पॉलिसी वैल्यू। आफ्टर दैट पॉलिसी वैल्यू हमको रेट ऑफ प्रीमियम निकालना है, क्योंकि सीधी बात है पॉलिसी वैल्यू मालूम पड़ गई तो अभी हमको प्रीमियम निकालना है। 0.9%, 0.9% प्रीमियम का रेट दिया है। एंड रेट ऑफ प्रीमियम ऑब्वियसली यू हैव टू चार्ज ऑन policy value. So premium is equals to policy value into rate of premium, that is premium is equals to 2,70,000। तो policy value हमने find out किया उस पे 0.9%, and that will be 9/100। कैसे किया? 0.9 का पॉइंट निकाल दिया तो अपॉन में 10 चला गया, और परसेंटेज के लिए अपॉन में 100 करना ही पड़ा ना, यस और नो? अगेन 0.9% है तो 0.9/100 तो आएगा ही, मगर पॉइंट निकाल देंगे ना तो अपॉन में 10 भी जाएगा। अच्छा भाई ये 3 जीरो, ये नीचे के 3 जीरो से कैंसल, तो क्या बचता है? 270 मल्टीप्लाई बाई 9, 270 मल्टीप्लाई बाई 9, 227 मल्टीप्लाई बाई 9 करो और अलग से जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा? 2,430, 2,430। दिस इज व्हाट योर प्रीमियम यू गॉट। मतलब इतना आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा भाई। प्रीमियम मिल गया भाई। नाउ इंश्योरेंस एजेंट जो है उसका कमीशन है 15%, प्रीमियम के ऊपर उसको 15% कमीशन देना है जी। एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू 15% ऑफ द प्रीमियम। चल भाई 15% निकालो। ये नोट के तौर पे मैंने खाली लिखा है, ये आपको लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, बाकी यू कैन राइट दिस इन शॉर्ट।
ये नोट किसके बारे में लिखा है, इंश्योरेंस एजेंट्स कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रीमियम वैल्यू। चलिए कैलकुलेशन बता दीजिए। कमीशन इज इक्वल्स टू 2430 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100, एक जीरो कट हो रहा है। अब 243 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लीजिए, 243 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लीजिए, और अपॉन में 10 है, उसका एक पॉइंट ऊपर लग जाएगा डेसिमल, विच इज गिविंग यू 364.5, 364.5। 243 मल्टीप्लाई बाय 15 विल बी 3645। अपॉन में 10 है, उसका एक डेसिमल डिजिट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 364.5। दिस इज द कमीशन ऑफ एजेंट, और यू मे से इनकम ऑफ एजेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा कंपैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि सब इसमें आपको देखने मिला। हाँ, इनफैक्ट जस्ट वो क्लेम वगैरह लॉस वगैरह की बात इसमें नहीं की है, बाकी जो इनिशियल चीजें थी उसके सब चीज को यहाँ कवर किया है। प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है, इंश्योरेंस का वैल्यू कितने का हमने कराया है, दैट इज इंश्योर्ड एट। उसके बाद पॉलिसी वैल्यू मिल गई, पॉलिसी वैल्यू के हिसाब से हमको प्रीमियम ढूंढना है, और प्रीमियम के हिसाब से हमको एजेंट का बहुत ही सीक्वेंस में जाता है बात। मैंने स्टार्टिंग में भी वो समरी टाइप बताया, उसमें भी यही सब चीज मैंने कनेक्ट की थी आपको। वन बाय वन यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स इन सीक्वेंस, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन हमको ध्यान में रखना है। टेक डाउन फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। First we will understand what is given. A person insures his office valued at ₹5 lakhs. ऑफिस की वैल्यू इतनी है, मतलब ये है प्रॉपर्टी वैल्यू, फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ऐसा लिखा हुआ आगे भी था, इसलिए ये क्या मानना है हमें, पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू विल बी 80% ऑफ दैट ऑफिस वैल्यू। तो मतलब 5 लाख का 80%। ये जरा ओरली बोल सकता है क्या, 5 लाख का 10% कितना आता है? एक जीरो निकाल ना, कितना आएगा, 50,000। हाँ, और 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 8 कर, कितना आता है, 4 लैक्स। मतलब 5 लाख की प्रॉपर्टी जो है ना उसकी ऑफिस, उसका उसने 4 लाख का इंश्योरेंस कराया है। आर गेटिंग? चलिए ठीक है, क्या आप उल्टा भी कर सकते हैं ना, 20% निकालो, 100% है ना टोटल, तो 5 लाख है, 100% उसका 20% उसमें से माइनस कर दो तो 80% मिल जाएगा। तो 20% कितना हो जाएगा, तो एक 10% आपने निकाला था, उसका डबल कर लो। 50,000 उसका 10% निकला था, उसका डबल कर लो, 1 लाख। वो 20% हो गया, 20% माइनस कर लो 5 लाख में से, तो 1 लाख माइनस कर देंगे तो मिलेगा 4 लाख, हो गया ना, वही 80% निकला। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम। ओहो, रेट ऑफ प्रीमियम दिया नहीं है और बोलते हैं फाइंड करो। ठीक है, इफ ही पेज ₹13,000 एज अ प्रीमियम, ये उसने भरा कितना है, ₹13,000 भरा है एज अ प्रीमियम। भाई जी ध्यान रखो,
प्रीमियम भरा है वो हमें इंफॉर्मेशन दिया है, उल्टा है ये क्वेश्चन, और रेट हमको ढूंढने को बोल रहे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, रेट दिया रहता है उसमें से प्रीमियम ढूंढते हैं, यहाँ उसने हमको प्रीमियम दे के रखा है एक्चुअल, और उसमें से हमको रेट निकालने के लिए बोल रहे हैं। ऑल्सो फाइंड एजेंट्स कमीशन एट 11%। एजेंट का कमीशन तो मैं ना अभी भी ऐसे ही निकाल सकता हूँ। कैसे? 13,000 प्रीमियम तूने भरा ही है ना, उस पर 11% बोलना, तो 11% उस पर तेरा एजेंट का कमीशन अभी मैं निकाल सकता हूँ। उसके लिए कोई मेरे को दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम आपको दे के रखा है भाई। 13,000 पे 11% बोल, और 13,000 पे 10% बोल, 1,300। जो बर्थडे ऐसे अटेंड करा था आज मैंने अटेंडेंस करी। પણ હવે એનામાં સેવ હશે તો આપણું નામ આવશે નહીં. થોડું તો પછી એકદમ તમને ફોકસ કરવું મળે. ના તો જો ને તમે કદાચ નહીં નહીં અહીંયા નથી ને મારા ભાઈ દહીસર છે અંદર નહીં, અહીંયા ખારમાં છે દહીસર બી નહીં. એવું છે ને જોઉં છે ને એ કહીશ કે લેક્ચરમાં શું સર? હા 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 ચલો તમને કઈ આવે તો મને કરજો. सो 13,000 पे 10% बोलना, 10 निकाल 1,300, एक टका बोलना, 20 निकाल 130, 1,300 उसका 10% आया, और 1% आया 130, दोनों को टोटल मारना, उसका एजेंट का प्रीमियम उसका कमीशन हो गया। ठीक है, अपन ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं, बट यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट इवन दो यू नो ओरली। ये तो हमने सिर्फ बातें करी। वैल्यू ऑफ ऑफिस मतलब ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो कितना है, ₹5 लाख। कितना है? ₹5 लाख। चलिए पॉलिसी वैल्यू इंश्योर्ड एट, मतलब पॉलिसी वैल्यू 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। चलिए 80% निकालो 5 लाख का, वो अपन पॉलिसी वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा एक्चुअल प्रीमियम अपना ये सब मैंने लिखा है वो सब गिवन है, ये सब गिवन है। तो प्रीमियम कितना दिया है? ₹13,000। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रेट ऑफ प्रीमियम ये जो है हमको फाइंड आउट करना है। चलिए कैलकुलेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये भी इंफॉर्मेशन है, एजेंट का कमीशन तो 11% दिया है ऑन प्रीमियम। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड एजेंट्स प्रीमियम इज ऑब्वियसली ऑन द प्रीमियम। एंड नेक्स्ट हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। चलिए पहले तो हम पॉलिसी वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, दैट इज 5 लाख जो है ऑफिस की वैल्यू, उसके ऊपर 80% का हम कैलकुलेशन करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी 0 कैंसिल करो। ठीक है चल, तू मुझे भेज व्हाट्सएप पे। 0 कैंसिल करो, और क्या बचता है? 8 इंटू 50,000, 8 इंटू 50,000। अरे मैंने ओरली करके लिया हुआ था भाई, 4 लाख का आपको मिल गया पॉलिसी वैल्यू। चलिए भाई अब प्रीमियम के कैलकुलेशन के ऊपर हम देखते हैं क्या हमको करना है, क्योंकि प्रीमियम का रेट मालूम नहीं है, और वो रेट जो निकालना है उसको हम अज्यूम करके लेते हैं X%। ये क्या अज्यूम कर रहे हैं हम? प्रीमियम का रेट X%। लेट द रेट ऑफ प्रीमियम बी X%। चलिए तो प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। आइए प्रीमियम आपको दिया है, सब्स्टिट्यूट करिए, प्रीमियम के जगह पे प्रीमियम, पॉलिसी वैल्यू के जगह पे पॉलिसी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रीमियम, मतलब X% मैंने अज्यूम किया है, X/100। मालूम पड़ता है क्या? 0 कट। ये X को इधर ही रहने दे, इसको 4,000 को उधर ट्रांसफर कर दे, 4,000 को उधर ट्रांसफर कर दे, तो क्या हो जाएगा? 13,000 डिवाइडेड बाय 4,000, X की वैल्यू मिल जाएगी तेरे को। ये कैंसिल कर दे, 0 13/4, 13/4 3.25 डिवाइड कर ले, दैट मीन्स X इज इक्वल टू 3.25 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बिकॉज मैंने रेट जो अज्यूम किया था X% अज्यूम किया था।
तो आंसर भी x का जो मिलेगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यस और नो? बहुत इजीली जो कनेक्टेड ही चीज होती है। इन लोग प्रीमियम दे के रखे हैं, रेट निकालना है, उल्टा काम करवा रहे हैं हमारे से। समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ प्रीमियम मिल गया, और उसके साथ साथ मुझे एजेंट का कमीशन ढूंढना था, वो मैंने ओरली ढूंढ के लिया था। 1300 10% और उसका 130 1%। ऐड कर दो, 1300 प्लस 130 कितना होता है? 1430। चले देख लो कितना होता है। ये तो मैंने लिख दिया भाई, रेट ऑफ कमीशन रेट ऑफ प्रीमियम इतना होने वाला है। दैट इज माय फाइनल कंक्लूजन। एंड नाउ आई विल फाइंड द कमीशन ऑफ एजेंट, दैट इज 13,000 जो प्रीमियम भरा हुआ है उस पे 11%। ले ले, 0 0 कैंसिल करके ले ले, कितना आवे फाइनली? 11 इंटू 130 1430। ओरली किया था भाई। बहुत ये ओरल करने में थोड़ा मजा है, लेकिन क्या है, अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन हमारे को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 11 में भी देखो कमर्शियल मैथ का लास्ट टॉपिक जो कर रहे थे हम, मेनी सच कंसेप्ट हम ओरली भी करते थे, एंड फिर उसको हम फिर नोटबुक में लिखते थे कि भाई हमको एग्जाम ओरिएंटेड तो प्रेजेंटेशन का तो जरूरत पड़ना ही है। बट वो ओरल करने का एक एक्साइटमेंट हो जाता है कि नहीं, हमको दिमाग में बैठ जाता है। फिर अपने को कैलकुलेशन करके दिखाना हो, प्रेजेंटेशन की बात हो, वो तो हम अपने आप फिर दिमाग में बैठा है तो आराम से कर सकते हैं ना, उसमें कौन सी फिर बड़ी बात हो जाती है। मेन काम है क्वेश्चन को समझना। हाँ, अप्रोप्रिएटली उसका कंसेप्ट अपने को ध्यान में है तो क्वेश्चन करने के लिए होगा, नहीं तो वो क्वेश्चन खाली समझने में, मतलब खाली जो गिवन लिखा है वो लिखा, फिर आगे कैसे बढ़ने का, क्या फाइंड करने का है तेरे को, वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। चलिए, लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। ये आप लिख लीजिए प्रॉपरली। क्वेश्चन के बाजू में मैं आपको अभी एक हिंट बात बता देता हूं आपको, कैसे थोड़ा पहले से तैयारी में रहना है। क्वेश्चन के बाजू में इसके बारे में जरा लिख रखो कि इसमें रेट ऑफ प्रीमियम ढूंढना है। मतलब रेट ऑफ प्रीमियम ढूंढने वाला क्वेश्चन आप ये अलग टाइप का करके लेना प्रैक्टिस के लिए, है ना। सेकेंड क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। और पहला क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक लेवल पे था, खाली पॉलिसी वैल्यू हमको निकाल के बतानी थी। 80% इंश्योरेंस निकाला है तो क्या है, 100% इंश्योरेंस निकाला है तो क्या, मेन वो था समझने का, और वो बहुत बेसिक चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। A building is insured for 75% of its value। अभी आप समझ जाओगे क्या दिया हुआ है। एक बिल्डिंग है जिसका इंश्योरेंस हमने निकाला है उसका 75% की वैल्यू का, है ना। ऐसा है, पूरा बिल्डिंग का 100% इंश्योरेंस नहीं निकाला है, समझ में आ रहा है। ओनली 75% वैल्यू का इंश्योरेंस पॉलिसी हमने लिया है। द एनुअल प्रीमियम एट 0.70%, है ना। 0.70% ये उसका एनुअल, एनुअल मतलब सालाना, साल का एनुअल प्रीमियम, साल में हम इतना प्रीमियम भरेंगे। विच अमाउंट्स टू रुपीज 2625। अभी देखो एक सरप्राइज की बात ये है, आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या, उसमें हमको रेट ऑफ प्रीमियम दिया था और हमने प्रीमियम ढूंढा था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमको प्रीमियम का एक्चुअल अमाउंट दिया था, हमने रेट ढूंढ के बताया। इधर अपने को दोनों दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है और एक्चुअल प्रीमियम कितना आपने भरा है वो भी दे दिया है। समझ में आ रहा है, बोथ थिंग्स आर गिवन। आगे, इफ द बिल्डिंग इज डैमेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर। अभी आग लग गई और बिल्डिंग जो है उसका डैमेज हुआ, कितना परसेंट डैमेज हुआ, 60% ड्यू टू फायर, तो 60% का लॉस है।
हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। या अब देखो भाई, इन लोग क्लेम की भी बातें शुरू कर रहे हैं, क्लेम पूछा है। अब देखो, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें प्रॉपर्टी मतलब कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है वो आपको बोला है क्या पहले से? तो बिल्डिंग कितने का है वो बोला ही नहीं है, स्टार्टिंग से अपन ने पढ़ा है, देख लो। अब बिल्डिंग इज इंश्योर्ड करके स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बिल्डिंग की क्या वैल्यू है वो तो बोली नहीं है। सो व्हाट टू अंडरस्टैंड नाउ, तो पहले सर बिल्डिंग की वैल्यू हमको होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्लेम जो हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो क्लेम का जो फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो भाई पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, अपॉन में प्रॉपर्टी वैल्यू की जो जरूरत पड़ेगी, उसमें प्रॉपर्टी वैल्यू जो है बिल्डिंग की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, तो फॉर्मूला कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। और दूसरी बात, लॉस की भी बात करिए, 60% ऑफ द लॉस जो है डैमेज हुआ है, तो वो भी लॉस पहले निकालना पड़ेगा हमें। और पॉलिसी भी कितने की है, ली हुई है, तो 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, तो 75% ऑफ इट्स वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो भाई प्रॉपर्टी मतलब जो बिल्डिंग है उसी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू जब तक मालूम नहीं होगी तब तक पॉलिसी की भी वैल्यू मुझे मालूम पड़ने वाली नहीं है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू पे, प्रॉपर्टी की वैल्यू पे। जब तक प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। So what I will be doing, first we'll write the given things. Let us start. Policy value is 75% of the building value, that is you can कि भाई कितने का पॉलिसी अपन ने लिया है, करवाया है, 75% ऑफ द बिल्डिंग वैल्यू। रेट ऑफ प्रीमियम देके रखा है 0.70%। एक्चुअल प्रीमियम हमने कितना भरा है, रुपीज 2625। नेक्स्ट, डैमेज, डैमेज इन द सेंस लॉस, लॉस कितने का हुआ, 60% ड्यू टू फायर, किसके, बिल्डिंग की वैल्यू का 60%, है ना। चलिए आगे, तो क्लेम हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है जी, क्लेम इज टू बी फाइंड। चलिए आइए, हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी जो है ना, बिल्डिंग जो है ना हमारी, उसका वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बी रुपीज एक्स। मान के चलो बिल्डिंग की कीमत, टोटल वैल्यू जो है एक्स रुपीज है। अब एक्स रुपीज के आधार पे आप आगे बढ़ो, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो कि जितना अपने को प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम पड़ गया एक्स रुपीज, तो 75% उसका निकाल लो, मतलब अपने को पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगी। पॉलिसी वैल्यू नंबर वन, पॉलिसी वैल्यू x, that is the property value, multiply by 75%, that is 75 upon 100, that is going to be 3/4, है ना। 75% बोलेगा तो 3/4 होता है, that is rupees 3x upon 4। ये मुझे जो मिला है उसको मैं नंबर 1 करके रखता हूँ, this is what I got the policy value। देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में अभी तक हमने को आंसर मिला नहीं है, सब चीज हम जो ढूंढ रहे हैं x के बेसिस पे ढूंढ रहे हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू हमने अज्यूम किया x, वन थिंग, उसके आधार पे मैंने पॉलिसी वैल्यू निकाला, वो भी मेरे को 3x अपॉन 4 एक्स के टर्म में मिला है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, जब पॉलिसी वैल्यू मिल चुकी है तो क्यों ना हमारे को उसपे से प्रीमियम मिल जाएगा, है कि नहीं। ये प्रीमियम बोले तो पॉलिसी वैल्यू पे 0.70%। प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है, प्रीमियम जो है कैलकुलेट होता है पॉलिसी वैल्यू पे। तो प्रीमियम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम क्या है, 0.70%। 0.70% मतलब 0.70 अपॉन 100, नहीं क्या। चलो जरा इसको इलाबरेट करने का है आगे। पहले तो मेरे पास प्रीमियम की वैल्यू अवेलेबल है, वो सब्सटीट्यूट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान में रखना है अभी तक आपको। प्रीमियम सब्सटीट्यूट हो गया बिकॉज इट इज गिवन, प्रीमियम हमको क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। क्या किया, 2625, 3x अपॉन 100 एज इट इज, एज वेल एज 0.70 अपॉन 100 को कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम, तो 0.70 पॉइंट निकाल दो तो अपॉन में 100 जाएगा, और अपॉन में ये वाला 100 तो पहले से परसेंटेज का था ही ना, ये वाला अपॉन में 100 तो पहले से परसेंटेज के लिए था ही ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से जो भी कैंसिलेशन होता है, एक एक जीरो कैंसिल हो गया, देख लो। और अब मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, x को यहाँ ही रहने दो और बाकी सबको
अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दो। देखो कैलकुलेशन के लिए मेरे को ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ, बट बिफोर दैट इफ समथिंग वी कैन मॉडिफाई, कैसे कर सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 7 तो क्या हो जाएगा 21, 21x, x तो अपने साथ रहेगा ही मल्टीप्लीकेशन में, और नीचे ये 100 और ये 10 और ये 4, मतलब कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 2625 एज इट इज। अब ये 21 को उधर और ये 4000 को उधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो। सो क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू 2625 मल्टीप्लाई बाय 4000 अपॉन 21 अपॉन 21। अच्छा अभी जरा देखो तो 21 तो 3 से डिविजिबल है, तो 2625 3 से डिविजिबल है क्या, यस 3 से डिविजिबल है। 875 और नीचे से ये 3 से डिविजिबल है 7 का, तो ये 875 7 के डिविजिबल में है क्या, 875 देखेंगे, यस 125, ये सब लोग डिवाइड करने का है, 125 वी गॉट आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 21 2625 को। अब देखो 125 मल्टीप्लाई बाय 4000, ये 125 मल्टीप्लाई बाय 4 करो ना, 3 जीरो बाद में लगा देना, तो क्या हो जाएगा, ओ यस इट इज 5000, और ये 3 जीरो तो मैंने लगा दिया अलग से, ए ₹5 lakhs आ गया। ऑल ऑफ यू प्लीज डू साइमल्टेनियसली, आप भी साथ में करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली मुझे ये x की वैल्यू मिल चुकी है। अब जरा क्वेश्चन में फोकस करिए, कैलकुलेशन आपने कर लिया होगा आई गेस। क्वेश्चन में हमको x मिल गया, मतलब क्या मिल गया, ये हो गया मेरा x का वैल्यू, दैट इज आई हैव अज्यूम्ड एज अ प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाता है, तो अभी आगे का काम आपको करना है क्या, तो कि लॉस, डैमेज जो हुआ है लॉस 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। चलिए भाई लॉस निकाल लेते हैं। Therefore loss is equals to property value 5 lakhs multiply by 60%, that is 60 upon 100, zero cancel, ये zero cancel, 6 into 50,000, that is going to be 3 lakhs rupees, 3 lakhs is your loss, rupees 3 lakhs is your loss। भाई साहब लॉस मिल चुका है, अभी क्लेम की फॉर्मूला को तो यूज करके क्लेम निकाल सकता है क्या, तो कि सर देखो क्लेम के फॉर्मूला को यूज करना है, तो क्लेम के फॉर्मूला में जितनी भी चीज चाहिए वो हमारे पास है क्या, क्या चाहिए फॉर्मूला में, क्या चाहिए अपने को, क्लेम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, तो कि लॉस मिल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स जो कि मिल गई है, लेकिन पॉलिसी वैल्यू नहीं मिली। चले भाई पॉलिसी वैल्यू देख, नंबर 1 में मैंने ये नंबर 1 करके रखा था 3x/4, चले पहले पॉलिसी वैल्यू ढूंढ, पॉलिसी वैल्यू इज 3x/4 फ्रॉम 1, चले इसमें x की वैल्यू डाल दे, 3 into 5 lakhs upon 4, that is going to be 3,75,000। जरा कैलकुलेशन खुद से करना भाई, 5 lakhs डिवाइड बाय 4, वन 125 मल्टीप्लाई बाय 3 कर, 375 3 जीरो लगा दे, ये 3,75,000 आया कि नहीं, रुपीज 3,75,000, दिस योर प्रॉपर पॉलिसी वैल्यू। भाई सब लोग जा रहे हैं ना, गाड़ी बराबर जा रही है भाई जी, पॉलिसी वैल्यू मिल चुकी है, ऊपर लॉस ढूंढ के रखा है, उसके ऊपर हमने प्रॉपर्टी वैल्यू भी 5 लाख ढूंढ के रखा है, सब कुछ है, क्लेम के फॉर्मूला में लागू कर दे, क्लेम ढूंढ ले, चल भाई क्लेम की फॉर्मूला
पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, फॉर्मूला ऑब्वियस ऑलवेज लिखने का, बाद में सब्स्टिट्यूशन करने का प्लीज. So this is going to be policy value 3,75,000 upon 5 lakhs into 3 lakhs. चलिए कैंसलेशन 3 जीरो का ऊपर नीचे का कर दिया, ये 2 जीरो भी कट हो जाना है, क्या बच जाना है, ये 5 को भी कैंसिल करो 375 से, 75 into 3,000, 75 to 3, $225 और 3 जीरो तो लगेगा अलग से, लग गया देख. 2,25,000 is your claim. मालूम पड़ता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, क्लेम तक आपको खींच के लेके गया है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था. क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू मतलब कि प्रॉपर्टी वैल्यू आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन में दी नहीं थी, वो आपको निकालनी पड़ी. समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अभी इसमें है कि नहीं मेरे को आइडिया नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी वैल्यू भी दे दिया रहता है सामने से, और फिर क्लेम तक ढूंढने को बोलते हैं. समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड किया ना हमने, उसी को समझ लो आप. क्वेश्चन नंबर सेकंड जो किया ना, उसी को हम समझ लेते हैं कि उसमें हम लोगों को अलग से क्लेम ढूंढने के लिए बोल देंगे, तो हो सकता है कि आपको लॉस की इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो अलग से आप क्लेम ढूंढ लेना. तो वो सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी सब सामने से अपने को अवेलेबल किया है, तो आराम से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ रहे हैं ना? 1 बाय 1 सब मिलते जाना है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं. अभी इसमें क्या है, पहले से बिल्डिंग का वैल्यू देके नहीं रखा था, तो अपने को ढूंढना पड़ा, और फिर आगे क्लेम तक पहुंचना पड़ा, है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. देखो कैलकुलेशन ध्यान में रखने का है, क्योंकि एक भी चीज का गड़बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन में, तो आगे का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा. इसलिए बहुत ही जरूरी है, कैलकुलेशन साथ में मेरे करते रहेंगे. डू नॉट टेक वेरी लाइटली ये सब चीज को, क्योंकि एग्जाम के टाइम कैलकुलेशन तो आप ही को करना है, फिर उसके लिए कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, या आपके पास कुछ उसमें दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है. यू हैव टू डू योर बाय योर ओन. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैलकुलेशन तुम खुद करो, वो मैं चाहूंगा. और बनता है तो ये क्वेश्चन वापस से घर पे सॉल्व कर लेने का, इसलिए एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो जाना है. और साथ में सॉल्व एग्जाम्पल करने का, देखने का नहीं, करने का. खाली वो क्या सॉल्व एग्जाम्पल है करके कोई टेक्स्ट में देखते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं होता है, खुद करना चाहिए. आंख के नीचे से नहीं, हाथ के नीचे से जाना चाहिए. अकाउंट्स, मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट उस तरह के हैं. It requires certain amount of practice, then only you can make this perfect. और एक बात और इम्पोर्टेंट, कभी कोई टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में भी सॉल्व एग्जांपल में भी इन लोग ऐसे स्टेप देते हैं ना, एकदम शॉर्ट में करके फालतूगिरी, ऐसा एकदम कम स्टेप में खत्म, अपने को भी मालूम नहीं पड़ता है. तो वो अपने को अपना मेथड से करने का ना, फिर उसको क्यों अपने को देखते रहने का है, क्वेश्चन समझने का, शांति से फॉलो करने का अपने को मेथड अपने अपना आराम से अपने हिसाब से होना चाहिए. उसी का हिसाब है, वो हिसाब एवरीथिंग नहीं है. हमारा भी कुछ एक स्टेप बनता है ना, ये सब सॉल्यूशन मैंने क्रिएट किया आपके सामने. इट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेजेंटेशन. मैंने वो ये सब प्रेजेंटेशन के हिसाब से स्टूडेंट को समझे करके मैंने हर एक स्टेप को एलाबरेट करके रखा है आपके सामने. गिवन हो या कुछ स्टेप्स के ऊपर हमारा कैलकुलेशन की बात हो, एवरीथिंग आई हैव शोन. So it is required properly, वो प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए और अपना अंडरस्टैंडिंग भी उसके साथ चलना चाहिए. That way we need to proceed. चलिए साथ में आगे के क्वेश्चन पे हम नजर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. A stock worth ₹7 lakhs was insured for ₹4,50,000. देख ले भाई,
तेरे को स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू मतलब मेरे लिए हो गई ये मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू, यस और नो? तो ये हो गई मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू 7 lakhs was insured for rupees 4,50,000। ये हो गई पॉलिसी वैल्यू। इंश्योर्ड फॉर बोला है, इंश्योर्ड फॉर मतलब पॉलिसी वैल्यू 4,50,000। चले आगे बढ़। फायर बर्न स्टॉक वर्थ रुपीज 3 lakhs कंप्लीटली। ले, आग लग गई और आग से 3 लाख का गुड्स मतलब कि स्टॉक पूरा का पूरा जल गया कंप्लीटली। ये शब्द क्या वापरा है? कंप्लीटली। यू मे हैव दिस वर्ड एज 100%, मतलब पूरा का पूरा जल गया। मैंने आज डिस्कस किया था कि कुछ गुड्स पूरा जलता है, कुछ गुड्स कुछ हिसाब से कुछ एक्सटेंट तक जलता है, तो उतना ही लॉस पकड़ने का। ये आगे बोला है देख, एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक। रिमेनिंग स्टॉक मतलब बाकी का, बैलेंसिंग, बाकी का बचा हुआ। ये 7 लाख का गुड्स था, उसमें से 3 लाख का तो गुड्स पूरा जल गया। ये बैलेंस कितना बचता है? 4 लाख। बैलेंस कितना बचता है? 4 लाख। ये 4 लाख का जो गुड्स बाकी का है, रिमेनिंग जो है, कितना है रिमेनिंग? 4 लाख। ये मेरे को लिखने दे, मेरे को भी ओरली करने में मजा आएगा। रिमेनिंग बोले तो 4 लाख। ये 4 लाख का गुड्स का क्या, 4 लाख का स्टॉक का क्या? इट हैज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 75%। ये खाली उसका 75% ही डैमेज हुआ है, मतलब बाकी का अच्छा है। मतलब लॉस कितना समझने का? 4 लाख का पूरा लॉस नहीं समझने का, 4 लाख का 75% जो है वो लॉस समझने का। तो निकालना पड़ेगा ना। ये 75% का मालूम पड़ता है, मतलब 3/4, 25%, 1/4, 50% हाफ, 1/2, 75% 3/4। इसका 3/4 करेगा ना, कितना आता है? ओरली बोल, देगा तेरे को, ओरली करवा देता हूं मैं। 75% निकाल तो 4 लाख का मतलब क्या करेगा तू? 3/4, 3/4, अपॉन में 4 है, ये 4 लाख मल्टीप्लाई उससे, तो 4 से 4 लाख कैंसिल हो जाएगा, 1 लाख बचेगा। और न्यूमरेटर में 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 लाख। कितना आया अमाउंट? 3 लाख। मतलब 4 लाख का गुड्स का 75% मतलब 3 लाख, और ऊपर का जो स्टॉक 3 लाख का जो जला था वो तो कंप्लीट था, मतलब वो लॉस 3 लाख। 4 लाख का 75% वो भी 3 लाख। लॉस बोल 6 लाख, लॉस बोल 6 लाख, प्रॉपर्टी वैल्यू बोल 7 लाख, पॉलिसी वैल्यू बोल 4,50,000। क्लेम बोल, फॉर्मूला में डाल दे। ये देख तेरे को सब वैल्यू मिल गया क्लेम के लिए जो चाहिए। प्रॉपर्टी वैल्यू तो क्या दिया था, पॉलिसी वैल्यू तो क्या दिया था, लॉस तूने अभी ओरली निकाला। भाई मजेदार होता है ये ओरल कैलकुलेशन। आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन इस तरह से कम टाइम में और शॉर्टली कैसे खत्म भी हो सकता है। इसको करने को बैठेगा तो मैं बोलेगा तेरे को 10 मिनट में उसको तेरे पीछे बिगाड़ दूं। ये ओरली देख तो तेरे को लगेगा कि सर ने 5 मिनट में भी काम, 5 मिनट भी नहीं लगाया। व्हाट अमाउंट टू बी क्लेम्ड? क्लेम पूछा है भाई अंडर पॉलिसी, तो क्लेम तो वो फॉर्मूला में डाल दे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू 4,50,000 अपॉन 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। 6 लाख कैसे आया? लॉस निकाला ना ओरली। चलो कोई बात नहीं, ओरली नहीं जाना है, और देखो ओरली मतलब समझदारी बढ़ाने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन अपने को तो प्रेजेंटेशन में आना है भाई। चल, टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक, गाड़ी चला फास्ट। प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख, रुपीज 7 lakhs। चले इंश्योर्ड फॉर मतलब पॉलिसी वैल्यू 4,50,000, गाड़ी भगा 7 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू, 4,50,000 पॉलिसी वैल्यू। चले आगे बढ़। लॉस की बात कर। लॉस स्टॉक ऑफ रुपीज 3 lakhs was lost completely, completely मतलब 100%, and the remaining stock lost to the extent of 75% of the value। 75% मैंने निकाला था 4 लाख रिमेनिंग का, वो आपको आपके सामने मैंने ओरली बताया हुआ है, बट हम लोग उसको कैलकुलेशन में लेंगे, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी विल डू,
वी हैव टू फाइंड अ क्लेम, ठीक है, ये तो फाइंड करने वाली बात है। चले, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ₹7 लाख। चले ध्यान देना, मैंने तेरे सामने प्रेजेंटेशन कैसे रखना है देख। लॉस का दो बाइफरकेशन, एक तो 3 लाख कंप्लीट लॉस, ₹3 लाख, ये हो गया पहला लॉस, कंप्लीट लॉस। ये दूसरा पार्ट, दो बैलेंस स्टॉक कितना है, 4 लाख, 4 लाख बैलेंस स्टॉक का लॉस 75%, 75% निकाल 4 लाख का। ये ले तेरे सामने प्रेजेंटेशन में लाया हूं मैं। 4 लाख का 75% बोले तो 3 लाख। ये ले 3 लाख प्लस 3 लाख, 3 लाख प्लस 3 लाख, 6 लाख टोटल लॉस, 6 लाख टोटल लॉस। ले ले भाई, टोटल लॉस 6 लाख रुपया। भाई जी लॉस मिल गया, टोटल लॉस। पॉलिसी वैल्यू दिएला है, प्रॉपर्टी वैल्यू दिएला है, क्लेम निकलना है, निकल लो। क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। चल भाई कार्यक्रम आगे बढ़ा। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। चले 0 0 0 0 0 0 और 2 0 और 2 0, सब कुछ कैंसिल कर दिया भाई। 7, ये 7 डिविजिबल है क्या 4,50,000 का? क्या बोलता है? नहीं क्या एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा? आंसर पूछ पॉइंट में जाएगा। चलिए भाई, हमें कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हूँ, क्या आप भी तैयार है? मैंने रफ वर्क निकाल लिया है, देख मेरा रफ वर्क मैंने ओपन कर लिया। चल, क्या करने का है तेरे को काम? 6 इंटू के 445 कर ले। ये 0 को मैं बाद में अटैच कर दूंगा, है ना? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 45 multiplied by 6, 270, 270 डिवाइडेड बाय अच्छा 270, ऊपर 0 कितने लगाने थे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसको डिवाइड करना है 7 से। जीरो कैरी कर भाई, 56 4 0 कैरी कर, 5 0 कैरी कर, 7 जा 49, 1 0 कैरी कर, 7 1 जा 7, 3 0 कैरी कर, 4 जा 28, 2। Now you have to take 0, then there must be decimal point लेके आगे 0 को कंसीडर करते जाओ। 14, 7 4 7 2 जा 14, और 6 बचेगा, और एक 0 ले ले भाई, 16, 8 जा 56। हाँ, और एक 0 ले लेना भाई, 7 5 जा। बस, अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। इट इज कमिंग एज 3857,142.285। ये तीसरा डिजिट 5 है ना, तीसरा डिजिट 5 है, तो दूसरे डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए 8 का 9 करना पड़ेगा। दैट व्हाट वी हैव डन, लुक एट हियर, 3857। अच्छा, और तो और हमने राउंड ऑफ करके लिया है ना? सो दिस इज रुपीज हाउ मच, 3,85,714.29। गॉट दिस? मैंने रफ वर्क आपके सामने प्रैक्टिकली करके लिया हुआ है, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। इसका कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का आप फाइनल आंसर लाना है तो ये आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है। ओके फ्रेंड्स,
So here this question is ended. Specifically ये जो हमको ढूंढना था वो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है. That is about the claim. You got this. तो क्वेश्चन यहाँ समाप्त है. बाकी मैंने ओरली जो किया था उसमें आपको ये 6 लाख लॉस कैसे गिनवाया था वो याद करिएगा, और आप भी खुद इस तरह से ओरली प्रयत्न करने का, थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाते हैं आप, फास्ट हो जाते हैं, माइंडसेट थोड़ा आपका दौड़ने लगता है. बाकी प्रेजेंटेशन तो करना ही है, इसमें कोई अपने को सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन तो दिखाना पड़ता है ना. सो स्टूडेंट्स, विद दैट टुडेज सेशन आई एम एंडिंग. नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे. तब तक ये क्वेश्चंस को रिपीट भी करना और साथ में थ्योरी को भी एक बार दोहरा देना. थैंक यू फ्रेंड्स.